अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज तारीख है 12 फरवरी और 12 फरवरी के दिन 12 बड़ी खबरों के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। मैकेनिकल इंजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब, जहां हम बात करेंगे अब्बास के उस धोखे की जो फिलिस्तीनियों की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया गया है और सऊदी अरब के बड़े ऐलान की। ये तमाम बड़ी खबरें आप लोगों के सामने होंगी। शुरुआत करते हैं पहली खबर से जो आप देख रहे हैं, यमन का बड़ा ऐलान। जिन्होंने बमबारी और लगातार हमलों का डटकर मुकाबला किया। तुम्हें लगता है कि अपनी मातृभूमि को तुमसे बेच देंगे? हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं और हम अपनी जमीन और आजादी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। गजा के लोग कभी भी अपनी पहचान और स्वतंत्रता को किसी के सामने झुका नहीं सकते। ये संघर्ष केवल उनका नहीं बल्कि पूरी दुनिया के शोषित और दबे हुए लोगों का है। ये बयान हूती विद्रोही समूह के संघर्ष और अपने आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो न केवल यमन बल्कि पूरी तरह से मध्य पूर्व की स्थिरता के लिए हिंसा के संदर्भ में कड़ा संदेश देता है। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं, नेतन्याहू का बयान। अगर हमास ने शनिवार दोपहर तक अपने कब्जे के लिए गए बंधकों को वापस नहीं किया तो हम सीजफायर को समाप्त कर देंगे और फिर से तीव्र युद्ध शुरू करेंगे। हमारा उद्देश्य हमास को पूरी तरह से पराजित करना है और हम तब तक संघर्ष जारी रखेंगे जब तक यह संघर्ष पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता। हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी कदम को उठाने के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप का भी बयान दोस्तों सामने है, जो कि आप तीसरी खबर देख सकते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा कि ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार नहीं मिलने चाहिए। उनका कहना था कि ईरान को परमाणु हथियार से रोकने के लिए दो रास्ते, एक सैन्य हमले के जरिए और दूसरा लिखित समझौता के माध्यम से। उन्होंने यह भी बताया कि अगर ईरान ने अपनी परमाणु योजनाओं को आगे बढ़ाया तो अमेरिका के पास ठोस कदम उठाने के विकल्प मौजूद होंगे। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं, जेलेंस्की का रूस के साथ आदान प्रदान प्रस्ताव। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हाल ही में एक बयान में कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच कोई भी समझौता संभव हो सकता है जिसमें दोनों देशों के क्षेत्र का आदान प्रदान हो। उन्होंने कहा कि हम एक क्षेत्र को दूसरे के बदले में देने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदान प्रदान के लिए पहले और ज्यादा विचार विमर्श की आवश्यकता हो सकती है। जेलेंस्की ने आगे यह भी कहा कि मुझे नहीं पता कि हम देखेंगे, लेकिन हमारी सभी जमीनें और क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है और उनका संरक्षण हर हाल में जरूरी है। यह बयान यूक्रेन के क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा को लेकर उनकी सरकार की दृढ़ नीति को दर्शाता है, जो रूस के साथ जारी संघर्ष के बीच बार बार सामने आ चुकी है। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की जानकारी जॉर्डन ने साझा की है। मंगलवार को व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात के दौरान जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बातचीत के बारे में अहम बातें साझा की। राजा अब्दुल्ला ने बताया है कि मुलाकात में दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाना और मध्य पूर्व में सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करना था। इसके अलावा राजा अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि उल्लेख किया कि इस बातचीत में विशेष रूप से इजराइल, फिलिस्तीनी संघर्ष और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर गहरी चर्चा हुई है। वहीं राजा अब्दुल्ला ने ट्रंप से कहा कि जॉर्डन हमेशा ही एक स्थिर और शांतिपूर्ण मध्य पूर्व की दिशा में काम करता रहेगा और इस संबंध में अमेरिका के साथ सहयोग जारी रखेगा। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम का बयान। मंगलवार की शाम
को लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने एक महत्वपूर्ण और दृढ़ बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वे इजराइल से लेबनान की जमीन का पूर्ण रूप से खालीकरण सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने इस बात पर भी विश्वास दिलाया कि इजरायली सैनिकों का निकासी निर्धारित समय से पहले पूरी की जाएगी। नवाफ ने अपने बयान में यह भी कहा कि उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लेबनान की सीमाएं पूरी तरह से इजराइल से मुक्त हो और इस प्रक्रिया को पूरी तरह से शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न किया जाए। उनका यह भी कहना था कि लेबनान सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की अपील भी की है और कहा है कि लेबनान के लोग और सरकार इस मुद्दे पर किसी भी ढिलाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके अनुसार यह न केवल लेबनान की सुरक्षा के लिए आवश्यकता है, बल्कि यह क्षेत्र शांति और स्थिरता के लिए भी अहम कदम उठा सकता है। वहीं आप 7वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सऊदी अरब ने इजराइल के बयान को नकारा है। सऊदी अरब के मंत्रिमंडल ने इजराइल द्वारा हाल ही में दिए गए उस बयान को पूरी तरह से नकारा है, जिसमें फलस्तीनियों को उनकी जमीन से जबरन निकालने की धमकी दी गई थी। सऊदी मीडिया के अनुसार यह निर्णय एक बैठक में लिया गया है, जिसमें देश के सर्वोच्च नेताओं ने इजरायली सरकार के इस तरह के उकसावे वाले बयान की कड़ी आलोचना की है। मंत्रिमंडल ने कहा कि सऊदी अरब फलस्तीनियों के अधिकारों और उनके ऐतिहासिक संघर्ष के प्रति प्रतिबद्धता पर कायम रहेगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह के बयान केवल हिंसा और संघर्ष को बढ़ावा देते हैं और किसी भी सूरत में इनका समर्थन नहीं किया जाएगा। वहीं सऊदी अरब ने वैश्विक समुदाय से भी अपील की कि वे इजराइल के द्वारा की जा रही इस तरह की निंदा योग्य कार्रवाई को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। इस बयान के माध्यम से सऊदी अरब ने एक बार फिर यह संदेश दुनिया को दे दिया कि फलस्तीनियों के अधिकारों और उनके संघर्ष में पूरी तरह से खड़ा है और किसी भी तरह की जबरदस्ती के खिलाफ रहेगा। वहीं आप 8वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां मंगलवार को व्हाइट हाउस ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि अमेरिकी नागरिक मार्क फोगल, जो लंबे समय से रूस में गिरफ्तार थे, उनको एक विशेष कैदी आदान प्रदान के तहत रिहा कर दिया गया है। यह रिहाई एक बड़े कूटनीतिक प्रयास का हिस्सा है जो अमेरिका और रूस के बीच बंदियों के आदान प्रदान के लिए चल रहा था। मार्क फोगल को रूस में एक असहमति के कारण गिरफ्तार किया गया था और उनकी रिहाई ने अमेरिका और रूस के रिश्तों में एक नई दिशा दिखाई थी। वहीं व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने बताया कि यह कदम दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद लिया गया है और यह संकेत है कि गंभीर कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से किसी भी मुद्दे का समाधान निकाला जा सकता है। इस रिहाई पर अमेरिकी अधिकारियों ने खुशी जाहिर की और उन्होंने इसे अपने नागरिकों के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा। व्हाइट हाउस ने इस बात की पुष्टि की कि यह आदान प्रदान एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा था, जिसमें कई महीनों की कड़ी बातचीत शामिल थी। इस रिहाई के साथ ही अमेरिकी सरकार ने रूस के साथ द्विपक्षीय संबंधों के सुधार में उम्मीद जताई है, लेकिन साथ ही वे भी माना है कि यह केवल कदम है और अभी भी कई अन्य मुद्दों पर दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं। वहीं आप 9वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं नाज़रीन। मंगलवार को ईरान ने तेल मंत्री मोहसिन बाक ने एक अहम घोषणा की। उनका देश अपनी तेल और गैस इंडस्ट्रीज के इतिहास में सबसे बड़े समझौते के करीब पहुंच गया है। मंत्री ने यह भी बताया कि यह समझौता देश के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, जो ईरान की आर्थिक स्थिति और वैश्विक ऊर्जा बाजार में इसकी अहमियत को मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस समझौते में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां शामिल होंगी और इससे ईरान के तेल उत्पादन क्षमता में काफी वृद्धि होगी। इस समझौते को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं, खासकर ऐसे समय में जब ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय बैन का असर पड़ा हुआ है और यह समझौता ईरान की वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। मंत्री बाक ने आगे कहा कि इस समझौते से ईरान के तेल क्षेत्र में
निवेश बढ़ेगा, जिससे देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी और यह क्षेत्रीय ऊर्जा नीति में भी ईरान की भूमिका को और मजबूत करेगा। ईरान सरकार ने इस समझौते को लेकर पूरी उम्मीद जताई है कि यह एक सकारात्मक बदलाव का कारण बनेगा, जो न केवल ईरान बल्कि वैश्विक ऊर्जा के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। वहीं आप 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मंगलवार को जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने एक महत्वपूर्ण बयान में कहा कि यूरोपीय संघ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए नए शुल्कों के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हो जाए। शॉल्ज ने स्पष्ट किया कि यूरोपीय संघ इस समय अमेरिकी व्यापार नीति के खिलाफ अपनी वैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनका कहना था कि शुल्कों से यूरोपीय कंपनियों और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है और इस नुकसान का बदला लेने के लिए यूरोपीय संघ किसी भी तरह के कदम अमेरिका के खिलाफ उठा सकता है। शॉल्ज के अनुसार इन मुल्क शुल्कों के परिणाम स्वरूप यूरोपीय संघ का कंपनियों और निर्णायक बाजारों में मामले में आसमान की स्थिति आ सकती है और यह वैश्विक बाजार व्यवस्था के लिए भी हानिकारक साबित हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यूरोपीय संघ अपनी नीति पर विचार करने के बाद अमेरिकी नीति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहेगा। वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां मंगलवार को यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन के प्रमुख सैयद अब्दुल मलिक अल हूती ने एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया है दोस्तों, जिसमें उन्होंने फिलिस्तीनी लोगों के प्रति अपने समर्थन की भावना को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन की आजादी और उनके संघर्ष के प्रति यमन का समर्थन न केवल भावनात्मक है बल्कि यह सैन्य, राजनीतिक और मीडिया के स्तर पर भी पूरी तरह से उनके साथ है। सैयद अब्दुल मलिक ने इस बात पर जोर दिया कि यमन और उसके लोग फिलिस्तीनियों के संघर्ष में हर कदम पर उनके साथ खड़े हैं और उन्होंने विश्व समुदाय से भी अपील की कि वे फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के समर्थन में आवाज को बुलंद करें। उन्होंने ये भी कहा कि फिलिस्तीनी लोगों की कुर्बानियां व्यर्थ नहीं जाएंगी और उनका संघर्ष जारी रहेगा, चाहे जो भी हो। उनका यह बयान उस समय पर आया है जब पूरे क्षेत्र में फिलिस्तीनी मुद्दे को लेकर संघर्ष और विरोध बढ़ रहा है और सैयद अब्दुल मलिक का कहना है कि यमन फिलिस्तीनी संघर्ष में अपनी भूमिका निभाने के लिए हर स्तर पर अपने हाथ ट्रिगर पर लेकर के खड़ा हुआ है। वहीं आप 12वीं खबर देख सकते हैं, अब्बास की गद्दारी, जहां जख्मियों कैदियों के परिवारों को मिलने वाली वित्तीय मदद को अचानक रोक दिया है, जिससे फिलिस्तीनी तहरीकों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने सोमवार को एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें उन कानूनी को खत्म कर दिया गया जिनके तहत लोगों को आर्थिक मदद मिलती आ रही थी। यह कदम अमेरिका और इजरायली हुकूमत के लंबे समय से चले आ रहे दबाव के नतीजे में उठाया गया है। अब्बास के इस हुक्मनामे के मुताबिक अब इन रकमों को सीधे राष्ट्रपति कार्यालय से जुड़े एक सरकारी विभाग के जरिए दिया जाएगा, लेकिन इस फैसले को तहरीकों ने मुल्की मफादत से गद्दारी करार दिया है, जिसमें हमास ने कहा कि कौमी गद्दारी है। इस्लामी तहरीक हमास ने अब्बास के इस फैसले की सख्त मजम्मत करते हुए इसे फिलिस्तीनी जद्दोजहद की दगाबाजी करार दिया। तहरीक के बयान में कहा गया कि जब रेजिस्टेंस इजरायली कब्जे के खिलाफ मैदान में डटा हुआ है, शहीदों और कैदियों के हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहा है, तब यह फैसला शहीदों के खून और रेजिस्टेंस की कुर्बानियों से इनकार करने के बराबर है। हमास ने इस कदम को गैर मुल्की बताते हुए फौरन इसे वापस लेने की मांग की है और इजराइल व अमेरिका के दबाव में झुकने से इनकार करने का ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस के कैदी और शहीद इज्जत के हकदार हैं, उन्हें रुस्वा करना एक शर्मनाक हरकत है। वहीं फतह तहरीक ने शहीदों के पीठ में खंजर घोंपने जैसा फैसला बताया। राष्ट्रपति महमूद अब्बास के अपनी तहरीक फतह ने भी इस फैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। तहरीक ने इस उन बहादुरों की कुर्बानियों का अपमान बताया है जिन्होंने फलस्तीनी जमीन और हुकूक की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं। दोस्तों, फतह के बयान में यह कहा गया है कि यह फैसला हमारे शहीदों, कैदियों और जख्मियों की पीठ में खंजर घोंपने जैसा है।
हमें इस गलत कदम के खिलाफ उठ खड़ा होना होगा और इसे वापस लेने के लिए अब्बास पर दबाव बनाना होगा। और दोस्तों, एक बार नहीं, जंग के दौरान में कई बार अब्बास की ये गद्दारी जो है दुनिया ने खुल करके देखी है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।